हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द मौर्यन एम्पायर, क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड। तो सबसे पहले हम ये वर्ड्स पढ़ लेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होते हैं और चैप्टर में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है ब्राह्मी। ब्राह्मी क्या होता है? ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें कोई लैंग्वेज लिखी जाती है ना। तो ब्राह्मी जो है वो प्राकृत लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है और वो किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ब्राह्मी इज द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज प्राकृत, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स यूज इन इंडिया। सेकेंड इज एम्पायर, अ लार्ज एरिया कंट्रोल बाय वन रूलर। तो एम्पायर या तो एक किंगडम हो सकता है, एक बहुत बड़ा एरिया, या फिर ग्रुप ऑफ किंगडम्स हो सकता है। बहुत सारे किंगडम्स मिलके एक एम्पायर बना सकते हैं। हेलेनिक मीन्स कनेक्टेड विद एंशियंट ग्रीस। तो बिकॉज अलेक्जेंडर जो था जिसने इंडिया को इन्वेड किया था वो ग्रीस से आया था, तो कई चीज़ें ऐसी आएंगी चैप्टर में जो हेलेनिक होंगी, रिलेटेड टू एंशियंट ग्रीस होंगी। मोट इज अ डीप चैनल डग अराउंड अ पैलेस और फोर्ट एंड फिल्ड विद वाटर, यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर फ्रॉम अटैक्स। तो मोट क्या होता है? मान लीजिए ये एक किला है, फोर्ट है, तो क्या करते थे कि इसके चारों तरफ एक चैनल डिग कर देते थे। ये मैन मेड होती थी और इसमें पानी भर देते, इसको पानी से भर देते थे। ये काफ़ी डीप होती थी और ब्रॉड होती थी। तो इसका क्या पर्पस है? टू प्रोटेक्ट द फोर्ट फ्रॉम द अटैकर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइम लाइन पे। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था नंदा डायनेस्टी, है ना। जब नंदा डायनेस्टी का जो किंग था धनानंदा, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट कर दिया। तब शुरू हुआ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर शुरू हुआ 321 से। 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य या चाणक्य धनानंदा को डिफीट कर दिया और यहाँ से उन्होंने एस्टैब्लिश किया मौर्यन एम्पायर। ठीक है, 321 BCE चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर और यहाँ से मौर्यन एम्पायर की कहानी शुरू होती है। ठीक है ना। इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिंदुसारा, है ना। बिंदुसारा वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद रूल ऑफ अशोक वाज सन ऑफ बिंदुसारा। तो ये सारे मौर्यन डायनेस्टी के रूलर्स हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोका। उसके बाद कलिंगा वार और एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। फिर इसका ये ख़त्म कैसे हुई, डिक्लाइन कैसे हुआ मौर्यन डायनेस्टी का, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ एन एम्पायर। एम्पायर क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि एक या तो बहुत बड़ा किंगडम होता है या ग्रुप ऑफ किंगडम्स होता है। इसमें क्या होता है कि जब एक किंगडम का राजा दूसरे किंगडम के राजा पे अटैक कर देता है और उसका किंगडम जीत लेता है और अपने किंगडम में मिला लेता है उसको, है ना, तो वो एक बड़ा किंगडम बन जाता है। इसी तरीके से जब वो राजा कई किंगडम जीत लेता है और अपने राज्य में मिला लेता है उन सब किंगडम्स को, तो वो एक एम्पायर बन जाता है ना। और इस एम्पायर में कई तरह की लैंग्वेजेस हो सकती हैं, कई तरह के कल्चर हो सकते हैं, मिक्स ऑफ कल्चरल लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस होता है। एन एम्पायर इज अ लार्ज किंगडम दैट इज स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया. इट इंक्लूड्स पीपल ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स. द रूलर ऑफ एन एम्पायर इज कॉल्ड एन एम्परर. दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, है ना, ये हम लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। हाउ इज़ इट फॉर्म्ड? अब एम्पायर बनता कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया, बट एक बार हम रीड कर लेंगे। एन एम्पायर इज फॉर्म्ड व्हेन वन किंगडम कॉन्कर्स द अदर थ्रू मिलिट्री पावर. इसमें आर्मीज की लड़ाई होती है, कॉन्क्वेस्ट होता है, एंड कंबाइंस इट टू मेक अ लार्जर किंगडम. द मोर एरियाज इट कॉन्कर्स द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स. The first empire of the world was established by Akkadians of Mesopotamia. तो जो फर्स्ट एम्पायर था वर्ल्ड का वो मेसोपोटामिया के एक्केडियंस थे, उन्होंने बनाया था. इन इंडिया द फर्स्ट एम्पायर वाज बिल्ट बाय मौर्यंस ऑफ पाटलिपुत्र. और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट एम्पायर था वो पाटलिपुत्र के मौर्यंस ने बनाया था. ठीक है, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कैपिटल थी और इसको उदयन ने बनाया था कैपिटल. शॉर्टली आफ्टर अलेक्जेंडर्स विक्टोरियस कैंपेन्स
Shortly after Alexander's victorious campaigns in northwest India during 327 BCE to 325 BCE, the Mauryan Empire was founded. तो अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हुआ था उसके बाद ही मौर्यन एम्पायर बना था. सोर्सेज और या इस चैप्टर में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन है या मौर्यन एम्पायर इन अ जनरल हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास 2 सोर्सेज से आता है. क्या क्या सोर्सेज हैं? द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर आर द 2 बुक्स, है ना. प्रिंसिपल सोर्स क्या है? 2 बुक्स हैं, कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड मेगस्टीन्स इंडिका. तो 2 बुक्स हैं. पहली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक तो है कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड दूसरी है मेगस्टीन्स इंडिका, है ना. कौटिल्या अर्थशास्त्र, कौटिल्य मीन्स चाणक्य, और मेगस्टीन्स इंडिका. कौटिल्याज अर्थशास्त्र प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये वाली जो बुक है कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये हमको इंफॉर्मेशन देती है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो किस तरीके से रूल करते थे, किस तरीके से रूल अपना चलाते थे. और मेगस्टीन्स इंडिका ऑल्सो गिव्स डिटेल अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. मेगस्टीन्स इंडिका भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात करती है, लेकिन ये पर्टिकुलरली कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है. इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द मौर्यंस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ. और ये जो बुक थी मेगस्टीन्स इंडिका, ये मौर्यंस का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में बात करती है, एंड कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ. और कंटेम्प्रेरी मतलब उस समय की सोशल लाइफ के बारे में बताती है. Besides the Ashokan inscriptions also provide valuable sources for the study of Mauryan Empire. उसके बाद अशोका के समय में जो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, रॉक्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, उनसे भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द मौर्यन एम्पायर. तो 2 सोर्सेज हो गई. फर्स्ट सोर्स इज द बुक्स, 2 बुक्स, दिस वाज द फर्स्ट सोर्स, एंड सेकंड सोर्स इज द इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्परर अशोका. इन दोनों चीज़ों से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. अब हम स्टार्ट करेंगे रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर. फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज चंद्रगुप्त मौर्य, हु एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर बाय डिफीटिंग धनानंद, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी, एंड फ्रॉम हियर बिगैन द डायनेस्टी ऑफ मौर्य रूलर्स. फर्स्ट रूलर वाज चंद्रगुप्त मौर्य, 321 BC to 297 BCE. The founder of the Mauryan Empire was Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के. ही ओवरथ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य इन 321 BCE. तो चाणक्य की हेल्प से उन्होंने धनानंद को हरा दिया और अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया. चाणक्य वाज हिज गुरु. गुरु मीन्स टीचर, गाइड एंड मिनिस्टर. No more, Chanakya was a planner, philosopher and an economist of that age. He wrote the famous book अर्थशास्त्र which is widely read even today. ये जो बुक है चाणक्य की अर्थशास्त्र, इसको आज भी पढ़ा जाता है. आज के इकोनॉमिस्ट भी इसको पढ़ते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य built an empire that included Bihar, parts of Odisha, Central India and Bengal. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एम्पायर बनाया था उसमें बिहार था, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स थे, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स थे और बंगाल. ये एम्पायर बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के. मगध बोलते थे उस टाइम इसको. ही फर्दर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द एरिया वेस्ट ऑफ रिवर इंडस बाय डिफीटिंग सेल्यूकस निकेटर. और उसके बाद ईस्ट से लेके और उन्होंने अपना जो एम्पायर था कहाँ तक एक्सटेंड किया? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, वेस्ट में, एक्सट्रीम वेस्ट, वहाँ तक उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया.
ये देखो, यहाँ से उन्होंने अपना एम्पायर शुरू किया था। यहाँ पे था मगध एम्पायर, धनानंद को हरा के उन्होंने ये हासिल किया था। और उसके बाद वो इधर बढ़ते गए और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ तक पूरा, उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, ये इंडिया ही था, और यहाँ तक प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, यहाँ तक पूरा उन्होंने अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, एक्सपेंड किया। ठीक है ना। He further extended his empire to Afghanistan, Balochistan and the area west of river Indus by defeating Seleucus Nicator। तो इंडस के पार तक जो एरिया था उन्होंने उसको अपना जो एम्पायर था उसमें मिला लिया, with the help of by defeating Seleucus Nicator, a general appointed by Alexander। और ये सेल्यूकस निकेटर जो था ये अलेक्जेंडर का जनरल था। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि जब अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा तो उसने क्या किया कि अपनी जीती हुई जो टेरिटरी थी इंडिया की उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक जनरल अपॉइंट कर दिया। तो उसी में से एक था सेल्यूकस निकेटर, द ग्रीक रूलर। ही कॉन्कर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, thus he is regarded as the first unifier of India। तो at the age of 42 चंद्रगुप्त gave up his throne। 42 ईयर्स के जब चंद्रगुप्त थे तो उन्होंने अपना जो थ्रोन था उसको गिव अप कर दिया, उसको त्याग दिया। ही बिकेम एन एसेटिक अंडर अ जैन आचार्य भद्रबाहु। तो वो एक एसेटिक बन गए, एक संत बन गए, मंक बन गए, एक जैन आचार्य थे भद्रबाहु, उनकी गाइडेंस में। ही मूव टू साउथ इंडिया एंड स्पेंड हिज लास्ट डेज एट श्रावण बेलागोला। और जब उनके लास्ट डेज थे तो वो साउथ इंडिया चले गए और वहाँ पे एक जगह है श्रावण बेलागोला कर्नाटका में, वहाँ पर उन्होंने अपने लास्ट जो डेज थे वो बिताए। अब ये देख लेते हैं, हु फॉर्म द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया? मौर्यंस ऑफ पाटलिपुत्र। सेकेंड, नेम द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य। विद हुज हेल्प डिड चंद्रगुप्त ओवरथ्रो द लास्ट नंदा रूलर? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य। नेम द ग्रीक जनरल हु वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त? सेल्यूकस निकेटर। चाणक्य, चाणक्य के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेट्स रीड इट। चाणक्य वाज अ टीचर एंड अ पॉलिटिकल एडवाइजर। चाणक्य जो थे वो टीचर थे और पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ही प्लेड अ की रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मौर्यन डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट में। ही वॉज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। उनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य was insulted by the king of the Nanda dynasty, धनानंदा, and was thrown out of the court। तो इनके साथ क्या हुआ, ये धनानंदा के रूल के टाइम पे भी थे धनानंदा के साथ, बट क्या हुआ कि धनानंदा ने इनकी बहुत इंसल्ट करी और कोर्ट से बाहर इनको फिकवा दिया या कोर्ट के बाहर निकलवा दिया। इट वॉज एट दैट मोमेंट दैट चाणक्य वॉड टू एवेंज दिस इंसल्ट। और तभी उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे इस इंसल्ट का बदला लेना है धनानंद से। ही रियलाइज दैट द नंदा किंगडम वाज इन वल्नरेबल स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ धनानंद। और उनको ये एहसास था कि धनानंद के लीडरशिप में जो नंदा किंगडम था वो बहुत वल्नरेबल था, बहुत वीक था, उसको कोई भी टेक ओवर कर सकता है। उनको उस किंगडम की वीक पॉइंट्स पता थे। सो ही बिगैन हिज सर्च फॉर अ किंग हु कुड टेक ओवर द नंदा किंगडम एंड रूल इट वाइजली। और इसीलिए उन्होंने किंग की सर्च शुरू करी जो नंदा किंगडम को टेक ओवर करके उसको रूल कर सके अच्छे से। हिज सर्च फॉर अ पावरफुल किंग एंडेड व्हेन ही मेट चंद्रगुप्त। और जब वो चंद्रगुप्ता से मिले तो वो समझ गए कि यही है वो किंग
वो लड़का यही है जो धनानंद को हरा सकता है। चंद्रगुप्त वाज अ यंग बॉय ऑफ अबाउट 12 to 13 ईयर्स ओल्ड। उस टाइम चंद्रगुप्त केवल 12 से 13 साल के थे। चाणक्य टुक हिम अंडर हिज केयर एंड स्टार्टेड टीचिंग हिम वारफेयर एंड पॉलिटिक्स। चाणक्य ने क्या किया, उनको टीच करना स्टार्ट कर दिया वॉरफेयर और पॉलिटिक्स। लेटर दे एंडेड द नंदा डायनेस्टी एंड एस्टैब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी। और उसके बाद दोनों ने एक साथ नंदा डायनेस्टी को खत्म करके मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया वहां पर। चंद्रगुप्त बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एंड चाणक्य हिज प्राइम मिनिस्टर। तो मौर्यन डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे वो चंद्रगुप्त थे और चाणक्य उनके प्राइम मिनिस्टर थे। अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य द मौर्यन एम्पायर बिकेम द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द टाइम। और चाणक्य की गाइडेंस के अंदर जो मौर्यन एम्पायर था वो उस समय का लार्जेस्ट एम्पायर बन गया। अब सेकंड रूलर है मौर्यन एम्पायर के बिंदुसारा, मौर्यन डायनेस्टी के सेकंड रूलर बिंदुसारा, 297 BCE to 273 BCE. Chandragupta was succeeded by his son Bindusara. Under him, the Mauryan Empire extended southwards up to Mysore. Only Kalinga and some southernmost parts were outside his empire. तो बिंदुसारा भी बहुत स्ट्रॉन्ग किंग थे। ही वॉज वेरी पावरफुल एंड एम्बिशियस एंड कॉम्पिटेंट। तो बिंदुसारा ने अपना जो मौर्यन एम्पायर था उसको साउथवर्ड्स एक्सटेंड किया अप टू मैसूर तक। ओनली कलिंगा, केवल एक पार्ट था कलिंगा, एंड सम सदर्न मोस्ट पार्ट्स, और कुछ सदर्न मोस्ट पार्ट्स, बस यही उनके एम्पायर के बाहर थे और ऑलमोस्ट पूरा इंडिया उन्होंने अपने एम्पायर के अंदर ले लिया था। ही वॉज अ मैन ऑफ वेराइड इंटरेस्ट, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट थे। बिंदुसारा मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस दैट हिज फादर हैड एस्टैब्लिश्ड विद द हेलेनिक वेस्ट। और बिंदुसारा ने सारे रिलेशंस मेंटेन किए जो उनके फादर ने हेलेनिक वेस्ट से बनाए थे। ठीक है, हेलेनिक मतलब रिलेटेड टू एंशियंट ग्रीक। द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हिम फंक्शन स्मूथली, और वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्मूथली चलाते थे। एम्बेसडर्स फ्रॉम सीरिया एंड इजिप्ट ऑल्सो विजिटेड बिंदुसारास कोर्ट। तो इवन फॉरेन कंट्रीज से भी उनके कोर्ट में एम्बेसडर्स आते थे। फॉरेन रिलेशंस वो मेंटेन करते थे। ही बिलीव्ड इन आजीविका फिलॉसफी। तो उन एक फिलॉसफी होती है आजीविका फिलॉसफी, उसमें वो बिलीव करते थे। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन अशोका। और इनके बाद जो रूलर आए थे वो इनके बेटे थे अशोका, बिंदुसारा के बेटे। तो हु वाज अशोका's फादर? बिंदुसारा. Now we will study about the rule of Ashoka the Great. 268 BCE to 232 BCE. और ये जो मैप है ये अशोका के रूल में जो एम्पायर था उस टाइम का है। इन्होंने कलिंगा को भी जीत लिया जो बिंदुसार नहीं कर पाए थे। इन्होंने कलिंगा को भी अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। वो आगे पढ़ेंगे कलिंगाज वॉर। अशोका वाज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। अशोका जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस मौर्यन रूलर है। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स उनको कंसीडर किया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू स्प्रेड मैसेजेस टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। और इनकी एक खास बात थी कि ये इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मैसेजेस स्प्रेड करते थे, और आज भी इनके इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। और बहुत सारे उस टाइम की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है इनके इंस्क्रिप्शन से। रॉक्स पे जो लिखवा देते हैं, जो रॉक्स पे खुदवा के वहाँ पे कुछ आर्ट बनवा देते हैं, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। अशोकाज गेव अप वॉर एंड अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। और बाद में जाके कलिंगा के वॉर के बाद अशोका ने वॉर को गिव अप कर दिया और पीस और टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना लिया था। By the time Ashoka became the king, the Mauryan rule had extended over most parts of present-day India. और अशोका जब किंग बने तब मौर्यन रूल जो है वो प्रेजेंट डे इंडिया के मोस्ट पार्ट्स को
कवर कर चुका था। हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम हिंदू कुश इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। तो उनका एम्पायर हिंदू कुश वेस्ट में जो है और ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, वहाँ से वहाँ तक पूरा अशोका के रूल के अंडर था। एंड एज फार एज हिमालयाज इन द नॉर्थ टू मैसूर, और नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ में मैसूर तक सब कुछ अशोका का था। अशोका कॉन्कर्ड कलिंगा, और अशोका ने कलिंगा को भी कॉन्कर कर लिया जो बिंदुसार नहीं कर पाए थे। द किंगडम इन साउथ इंडिया विच नन ऑफ हिज एंसेस्टर्स कुड, जो उससे पहले के राजा नहीं जीत पाए थे, कलिंगा को भी उन्होंने जीत लिया। नो मोर अशोका मीन्स ही हु इज लव्ड बाई गॉड्स और विदाउट सॉरो। अशोका का जो वर्ड मीनिंग है वो, इसका मतलब क्या होता है, अशोका। शोक मतलब दुख, अ मीन्स जो बिना दुख के, जिसको कभी दुख नहीं है, वो अशोक है। और अशोक का मतलब क्या होता है कि जो भगवान जिसको बहुत प्यार करते हैं और जिसको कभी दुख नहीं हो सकता, वो अशोक है। अशोक, ठीक है, विदाउट सॉरो। ही वॉज गिवन द टाइटल देवनाम प्रियदर्शी, है ना, तो उनको ये टाइटल दिया गया था देवनाम प्रियदर्शी। कलिंगा वार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है क्योंकि इसके बाद अशोका वाज अ चेंज्ड पर्सन। उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, वो एक मैच्योर हो गए, वो समझ गए कि वॉर से कुछ नहीं मिलता, डिस्ट्रक्शन से कुछ नहीं मिलता, और फिर उन्होंने एक दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कलिंगा वॉर। देयर वर सेवरल रीजन्स वाई अशोका प्लान्ड टू विन कलिंगा। तो बहुत सारे रीजन्स थे अशोका के पास, 1 2 3, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्लान किया कि मुझे कलिंगा को भी जीतना है। फर्स्ट इज होल ऑफ इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ मौर्यन एम्पायर, ओनली कलिंगा वाज द लेफ्ट आउट एरिया। तो पूरा इंडिया अशोका के पास था, मौर्यन रूल के अंडर था, केवल कलिंगा जो था वो लेफ्ट आउट था। और ये बहुत चैलेंज करता था, किसी भी राजा को नेचुरली बहुत चैलेंज करेगा कि ये वाला एरिया भी मेरे पास होना चाहिए। सेकंड है द पोजीशन ऑफ कलिंगा एम्पायर वाज सच दैट इट कंट्रोल द सी रूट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ट्रेड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था ये कलिंगा, क्योंकि इसके पास, कलिंगा के पास इधर के सारे सी रूट्स थे, है ना, यहाँ पे कलिंगा है और यहाँ के सारे सी रूट्स को कलिंगा कंट्रोल करता था। और अगर ये भी मौर्यन एम्पायर के पास आ जाते तो उनको बहुत फायदा होता ट्रेड की दृष्टि से। देन थर्ड इज, सॉरी अभी इसमें रह गया है, by capturing Kalinga these sea routes would come under the control of Ashoka. Then third reason क्या है, Kalinga was a fertile land as it was located between Godavari and Mahanadi rivers. और कलिंगा जो है वो एक ऐसा एरिया था जो बहुत ही फर्टाइल था, क्योंकि ये 2 नदियों के बीच में था, गोदावरी और महानदी। और हमें पता है कि लैंड और रिवर्स के लिए ही पहले वॉर्स हुआ करते थे, क्योंकि जो नदियों के बीच के या नदियों के किनारे वाली लैंड होती थी वो बहुत ही फर्टाइल होती थी और वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। और बिकॉज एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो टैक्सेस बहुत अच्छे मिलेंगे वहाँ पे किंग को, और उसके पास पैसा रहेगा, और उसके पास डेवलपमेंट करने के लिए और मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए पैसा रहेगा। ठीक है, मूविंग अहेड। अशोका अटैक्ड कलिंगा इन 261 BCE। तो अशोका ने कलिंगा पे 261 BCE में अटैक कर दिया। द माइटी मगधा आर्मी मार्च टुवर्ड्स कलिंगा। और मगध की जो माइटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली जो आर्मी थी वो कलिंगा की तरफ बढ़ने लगी। अशोका हिमसेल्फ वाज हैंडलिंग हिज वास्ट आर्मी, और अशोका वाज इन द लीड। द पीपल ऑफ कलिंगा ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन कलिंगा के जो लोग थे वो भी बहुत पावरफुल थे, क्योंकि अब तक अशोका को कोई भी एंसेस्टर वहाँ पे उसको कॉन्कर नहीं कर पाया था कलिंगा को। इसका कोई रीज़न होगा, है ना। इसका रीज़न ये था कि वहाँ वो भी कुछ कम नहीं थे, वीक नहीं थे कलिंगा के लोग, तो उन्होंने तगड़ा रेजिस्टेंस उनको ऑफर किया। द होल ऑफ कलिंगा टर्न इनटू अ बैटल फील्ड। और कलिंगा, पूरा का पूरा कलिंगा एक युद्ध के मैदान में बदल गया, बैटल फील्ड में बदल गया।
फाइनली कलिंगा वॉज कैप्चर्ड, और फाइनली अशोक जीत गए, कलिंगा को कैप्चर कर लिया. However, the death, destruction and suffering affected the king deeply. लेकिन वहाँ पे जो destruction हुआ, जितने लोगों की डेथ हुई, बहुत बड़ा वॉर था ये, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा destruction हुआ और लोगों की डेथ हुई और बहुत सफ़र किया लोगों ने. तो उसको देख करके अशोका बहुत डीपली अफेक्ट हुए, उनको बहुत दुख हुआ. इंस्टेड ऑफ गिविंग जॉय दिस विक्ट्री गेव मोर पेन टू द किंग. और उन्होंने सोचा कि ये इस तरह की विक्ट्री किस काम की, जहाँ लोग रो रहे हैं, लोगों के अपने मर चुके हैं, तो इस तरह की विक्ट्री से क्या फ़ायदा. तो बहुत उनको दुख हुआ, पीड़ा पहुंची इस चीज़ से. ही वॉर्ड नॉट टू फाइट वॉर्स इन द फ्यूचर एंड बिकेम अ बुद्धिस्ट. और उन्होंने ये फैसला किया कि इसके बाद मैं कोई भी वॉर्स नहीं लड़ूंगा, और वो एक बुद्धिस्ट बन गए. गौतम बुद्ध के फॉलोअर बन गए, डिवोटी बन गए. अशोका फॉलोड ए न्यू पॉलिसी आफ्टर द कलिंगा. और इन्होंने अपनी पॉलिसीज, कलिंगा वॉर के बाद इन्होंने अपनी पॉलिसी को बदल दिया. हिज पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, पॉलिसी ऑफ कॉन्केस्ट. तो पहले कलिंगा वॉर से पहले अशोका की पॉलिसी थी दिग्विजय. दिग्विजय मतलब पॉलिसी ऑफ कॉन्केस्ट, पॉलिसी ऑफ वॉर, है ना, कि लड़ो और जीतो, वो वाली पॉलिसी थी. लेकिन कलिंगा वार के बाद क्या बन गई, दिस पॉलिसी वॉज रिप्लेस्ड बाई द पॉलिसी ऑफ धम्मा विजय. ठीक है, तो विक्ट्री ऑफ धम्मा, धम्मा की जीत हो, ये पॉलिसी उनकी बन गई. इंस्टेड ऑफ विनिंग लैंड ही डिसाइडेड टू विन हार्ट्स ऑफ द पीपल. और उन्होंने सोचा कि लैंड को जीतने के बजाय मुझे लोगों के दिलों को जीतना है ना. अब धम्मा विजय, धम्म क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अशोकास धम्म, धम्म क्या था. धम्मा इज अ प्रकृत वर्ड दैट मीन्स रिलीजियस ड्यूटी. तो धम्म जो है वो एक प्रकृत वर्ड है जिसका मतलब है रिलीजियस ड्यूटी. अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिपिंग अ गॉड और परफॉर्मिंग अ सैक्रिफाइस. तो अशोका का धम्म क्या था, वो किसी गॉड को पूजा नहीं करते थे या सैक्रिफाइस, बलि वगैरह नहीं देते थे. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध. उनका धम्म जो था वो इंस्पायर्ड था टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा से. अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्म महामात्रास. तो उसने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको बोलते हैं धम्म महामात्रास, और उसने डेजिग्नेशन दी. दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो जगह जगह घूमते थे ये धम्म महामात्रास, टीचिंग पीपल अबाउट धम्म. और ये लोगों को धम्म के बारे में बताते थे, है ना. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म वर. तो ये जो धम्म बोलते हैं, अशोका का धम्म क्या था, इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे. 1 2 3 4 5, ये 5 प्रिंसिपल्स थे अशोका के धम्म का. तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट वाज अशोकास धम्म, तो आप ये 5 प्रिंसिपल्स लिखोगे. फर्स्ट इज फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा. अहिंसा का पाथ फॉलो करो, नॉन वायलेंस. सेकंड इज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो. तीसरा है रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, दूसरे जो भी रिलीजन्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करो. फोर्थ इज बी काइंड टू ऑल, सबके लिए अपने मन में दया रखो, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स. और आपके लिए जो काम करते हैं, सर्वेंट्स हो चाहे स्लेव्स हो, उनके साथ भी अच्छे रहो, काइंड रहो. फिफ्थ इज लिव टुगेदर पीसफुली. और फिफ्थ उन्होंने बोला कि सबके साथ पीसफुली रहो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्रकृति हो, सबके साथ आपको पीसफुली रहना चाहिए. These principles were written on many rocks and pillars. और यही प्रिंसिपल्स उन्होंने, जो बोलते हैं अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे रॉक्स पे और पिलर्स पे लिखवाए. द स्क्रिप्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स इज ब्राह्मी. और ये ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो हैं, उनके जो एडिक्ट्स हैं, उनकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी. इट इज़ रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज. Most of the edicts were put in public places such as markets or temples where a large number of people would gather and read them. और ये जो एडिक्ट्स थे ये ऐसी जगह पर लगाए जाते थे जहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते थे, जिस जगहों को, जैसे टेम्पल्स हो या मार्केट्स हो, वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में. ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू रीड द मैसेजेस टू दोज हु वर इलिटरेट. और उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को हायर किया था और उनको बोला था कि जो लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पहले लिटरेसी बहुत कम थी, तो उन्होंने बोला था कि जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको आप पढ़ के सुनाएं ये मैसेजेस.
ये एक एडिक्ट दिया हुआ है अशोका का, अशोकाज रॉक कट एडिक्ट एट धौली। तो ये एलिफेंट का है। पहले एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि एलिफेंट वॉर में बहुत काम आते थे। जिसके पास एलिफेंट होता था वो एक हाइट पे रहता था और वो ऊपर से देख सकता था कि फील्ड में, बैटल फील्ड में क्या हो रहा है। एक हाइट पे रहता था और उसको मार पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि या तो जो पैदल होंगे या घोड़ों पे होंगे वो हाइट में उससे नीचे रहते थे। तो एलिफेंट एक बहुत बड़ा एसेट होता था वॉर के लिए। दीज एडिक्ट्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। तो ये एडिक्ट्स जो है अशोका के, जिन पे मैसेजेस होते थे, ये बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड आर नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकाज धम्मा। अच्छा, यहाँ पे कॉमा है। तो ये जो एडिक्ट्स हैं वो इंडिया में, नेपाल में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान, प्रेजेंट डे के जो ये कंट्रीज हैं वहाँ पाए जाते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल सोर्सेज हैं ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकाज धम्मा। He sent Dhamma Mahamatras to propagate Dhamma in distant lands like Sri Lanka, Egypt, Southeast Asia and Central Asia. तो उन्होंने जो ऑफिशियल पॉइंट किए थे धम्म महामात्रास, वो प्रोपेगेट करते थे धम्म को दूर दूर जा करके, है ना। जैसे कि श्रीलंका गए, इजिप्ट गए, साउथ ईस्ट एशिया गए और सेंट्रल एशिया गए। वहाँ पर जाके वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन था उसको प्रोपेगेट करते थे। इसीलिए बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया से बाहर बहुत फैला, क्योंकि उसको इन एम्परर्स का सपोर्ट था। और जैनिज्म जो है, हमने पढ़ा था, जैनिज्म इतना नहीं जा पाया भारत से बाहर, लेकिन बुद्धिज्म बहुत पहुंचा बाहर। सपोर्ट टू बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे वो। कैसे सपोर्ट किया? अशोका बिकेम ए फॉलोवर एंड प्रीचर ऑफ बुद्धिज्म। तो एक तो वो फॉलोअर बन गए और दूसरा प्रीचर भी बन गए बुद्धिज्म के। ही प्रोवाइडेड हेल्प टू द बुद्धिस्ट संघास। और बुद्धिस्ट संघास जो थे, है ना, ये जो संघास होते थे जो इसलिए बनाए थे महात्मा बुद्ध ने, ताकि बुद्धिज्म को प्रोपेगेट कर सकें, उसकी टीचिंग्स को फैला सकें वर्ल्ड वाइड। ही ऑल्सो विजिटेड लुम्बिनी, सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। तो वो लुम्बिनी भी गए जहाँ पे महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। Though he was a follower of Buddhism, he also respected other faiths. तो लेकिन वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, लेकिन दूसरे जो फेथ्स थे, जो रिलीजन थे, उनकी भी बहुत इज्जत करते थे सम्राट अशोक। ये एक द बारबर केव्स बिल्ट बाय अशोका फॉर जैन सेंट्स। तो ये बराबर केव्स बिल्ट बाय अशोका फॉर जैन सेंट्स। तो ये अशोका ने बनवाई थी जैन सेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राइट ट्रू फॉर स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड फॉल्स फॉर स्टेटमेंट्स दैट आर फॉल्स। फर्स्ट इज चाणक्य वाज एन एस्ट्रोनॉमर। चाणक्य एस्ट्रोनॉमर थे? नो, फॉल्स है ये। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, है ना, इसलिए उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखी है। चंद्रगुप्ता वाज अ 12 to 13 year old boy when Chanakya met him. True. Bindusara believed in the Ajivika philosophy. True. Dhamma is a Prakrit word that means religious duty. True. Though Ashoka followed Buddhism, he also respected other faiths. True. Fill in the blanks. Ashoka gave up war and adopted a policy of, यहाँ पे है ये, धम्म विजय। धम्म विजय। Ashoka conquered the kingdom named Kalinga, which none of his ancestors could. Kalinga was a fertile land as it was located between, कौन कौन सी दो नदियाँ थी जिसके बीच में कलिंगा लोकेटेड था? यहाँ पे हमने पढ़ाया था ना, गोदावरी एंड महानदी, between Godavari and Mahanadi rivers.
The script of most of the Ashokan edicts is Brahmi. Ashoka sent Dhamma Mahamatras to propagate Dhamma in distant lands. तो अभी हम यहीं तक ही पढ़ेंगे पार्ट 1 में चैप्टर, और पार्ट 2 में फिर हम बाकी का चैप्टर यहाँ से वेलफेयर मेजर्स से, यहाँ से उनके वेलफेयर मेजर्स क्या होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर पाटलिपुत्र का जो सिटी था वो कैसा था, उसके बाद ऑक्यूपेशन सोसाइटी कैसी थी तब की, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारा बाद तक का चैप्टर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और चैप्टर को समराइज़ भी कर देंगे एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय.